हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल पास कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केमिस्ट्री की अपडेट लेके आता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो भी मेरे साथ चल रहा है, ठीक है ना, कि हमने एक चैप्टर कराया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है ना। एनसीईआरटी से पूरा करा चुके थे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा चुके थे, लेकिन हमने आपको कहा था इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन करे बिना आप श्योर नहीं हो सकते कि पेपर में जो आएगा वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे या फिर नहीं, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा लेवल तो आएगा नहीं ना आपके पीआरटी में, और इसमें भी सारा कंटेंट वही यूज हो रहा है जो हमने बताया। इसमें भी सारा कंटेंट वही यूज हो रहा है जो हमने बताया, ठीक है ना। तो चलो इन सारे क्वेश्चनों को करते हैं और देखते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो काम आ रहा है कि नहीं। अगर आप में से कोई नया है और जिसने ये चैप्टर मुझसे नहीं पढ़ रखा और उसे पढ़ने की जरूरत है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, नहीं तो केवीएस पीआरटी के साइंस वाले सेक्शन में जाओ, या तो मैंने एक नई सीरीज बना रखी जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, उसमें जाओ और इस चैप्टर को सारा कंप्लीट करो, तब जाके क्वेश्चन करो। देखो होता क्या है, जब हम सिर्फ ऊपर ऊपर, अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चनों की बात करोगे ना, तो ये क्वेश्चन तो आप कभी भी याद कर सकते हो या कोशिश कर सकते हो याद करने की, लेकिन अगर इन्हीं क्वेश्चनों को तोड़ मड़ोड़ के मैं नया क्वेश्चन क्रिएट करूं तो आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ यही वाले याद करे। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? और जिसने कंसेप्ट करा होगा, जिसने कंसेप्ट करा होगा वो सारे बता देगा। जिसने कंसेप्ट करा होगा वो सारे बता देगा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए। और यही डिफरेंस आपको दूर करना है, यही डिफरेंस आपको दूर करना है, ठीक है ना। चलो हटाओ। तो पहला क्वेश्चन आता है, पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने पर उत्पन्न होती है। याद करो, वहां पे हमने एक चीज बताई थी कि अनकंप्लीट कंबशन जो होता है, अनकंप्लीट कंबशन, वो पेट्रोल डीजल का नहीं, किसी का भी हो, तो वो देता है कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इससे रिलेटेड मैंने एक कहानी बताई थी, उस कहानी को मैं रिवाइव कर देता हूं। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन खींचते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हमारा ब्लड, आरबीसी, इस हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और ऑक्सीजन को शरीर के सारे हिस्सों तक पहुंचाता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आप सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। अगर गलती से आपने कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर दिया और ऑक्सीजन, सॉरी, हीमोग्लोबिन फिर आया, आरबीसी फिर आई, अब जो ये हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनेगा, ये ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली 300 टाइम्स मोर स्टेबल होता है। यानी कि एक बार आपके शरीर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड सफिशिएंट अमाउंट में चला गया तो वो आपके आरबीसी को ब्लॉक कर देगा, और वो आरबीसी फर्दर ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाएगी, मतलब फर्दर ऑक्सीजन को रिसीव नहीं कर पाएगी, और जिसके वजह से मौत हो जाती है। समझ आना मैं क्या कह रहा हूं? तो यही कहानी है कि कमरे में जब लकड़ी का धुआं या किसी चीज का धुआं आता है तो बंद नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो आंसर आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला, यूरिया में उपस्थित होता है। देखो मान लो आप में से किसी ने याद कर लिया कि आंसर ये है, आंसर तो ये है, लेकिन जो कंसेप्ट सीखना चाहेगा वो यूरिया का फॉर्मूला सीखेगा, NH2CO NH2, NH2CO NH2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। अगर आपने फॉर्मूला ही याद कर लिया तो कोई गड़बड़ होगी नहीं। मैं यही कह रहा हूं, सिर्फ आंसर डिपेंडेंट बिल्कुल मत रहो, सिर्फ आंसर डिपेंडेंट बिल्कुल मत रहो, उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी जानने की कोशिश करो, फिर बहुत आसान हो जाएगी हर चीज। अगला, प्राकृतिक रबड़। देखो रबड़ एक होती है प्राकृतिक, एक होती है संश्लेषित, मतलब एक नेचुरल रबड़ और एक सिंथेटिक। ये सब पॉलीमर में आते हैं। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? बहुलक कहते हैं पॉलीमर को। पॉलीमर का मतलब होता है बहुत छोटी छोटी यूनिट मिलके एक बड़ा यूनिट बन जाता है। जैसे अगर एक दीवार को देखा जाए तो दीवार में बहुत सारी ईंटें होती हैं, वो सारी ईंटें मिलके क्या बन जाती हैं? दीवार बन जाता है। तो दीवार भी एक बहुलक है, पॉलीमर है, किसका? ईंटों का। और ईंटों को देखा जाए तो ईंट किसका बहुलक है, पॉलीमर है? मिट्टी के पार्टिकल्स का, है ना। ऐसे हर जगह ऐसे ही होता है। तो याद रखना, रबड़ का जो नेचुरल वो होता है पॉलीमर, वो होता है आइसोप्रीन। और अगर सिंथेटिक रबर है, सिंथेटिक मतलब संश्लेषित जो भी है, उसका होता है नियोप्रीन, उसका होता है नियोप्रीन। अगर आपका ये टेक्निकल पेपर होता केमिस्ट्री का, मतलब 11th क्लास का या फिर बीएससी का उसका, तो आपको इसके फॉर्मूले भी याद करने थे। अब देखो होता क्या है, अब बेवकूफ बनाने के लिए कई लोग इसका फॉर्मूला भी याद करवाएंगे आपको, वो आपके लिए जरूरी नहीं है। यूरिया का क्यों जरूरी था? क्योंकि यूरिया बहुत कॉमन चीज है,
ठीक है ना। चलो चलो, अब आता है ग्लूकोज। याद रखना, सक्रोज C12H22O11, ये फॉर्मूला होता है। जब भी सक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करोगे, पानी डालोगे, तो ये बन जाएगा, किसमें टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा और फ्रक्टोज में टूटेगा। और ग्लूकोज का फॉर्मूला भी होता है C6H12O6 और फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी होता है C6H12O6। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? तो अब जिसको ये पूरा कंसेप्ट पता है, सक्रोज मतलब चीनी, ऐसे समझ सकते हो, दो कंपोनेंट में टूटता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब आप कहोगे सर दोनों का फॉर्मूला तो सेम है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। इसमें आता है एल्डिहाइड और इसमें आता है कीटोन। ये भी आ सकता है आपका अगर डिटेल में गया तो। एक में होता है एल्डिहाइड, एक में होता है कीटोन। अब इनका फॉर्मूला आपके कोर्स में नहीं है, चाहे बीपीएससी की बात कर लो, चाहे किसी एग्जाम की बात कर लो। अगर आपके एग्जाम में केमिस्ट्री मतलब 11th का पेपर नहीं है, या फिर आप बीएससी का पेपर नहीं दे रहे, या फिर ऐसा पेपर नहीं दे रहे जिसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्पेशल है, वहां पे इसका फॉर्मूला आएगा। अदरवाइज ये फॉर्मूला नहीं करना, मैंने जितना बता दिया वो मोर देन सफिशिएंट है। C6H12O6, सही है ना। चलो अगला आता है ट्राइग्लिसराइड। क्या होता है, याद रखना, ये एक फैट होता है, ठीक है ना। कुछ चीजें देखो याद करनी है, और जो समझाई जा सकती है समझाई जा सकती है, ठीक है ना। टूटी हुई हड्डियों के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 10th क्लास में है, CaSO4 ½ H2O। और आपको पता होना चाहिए जब भी CaSO4 ½ H2O POP प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप पानी मिला देते हो, जिसमें आप पानी मिला देते हो, तो ये बन जाता है CaSO4 2H2O, जिसका नाम होता है जिप्सम, जिसका नाम होता है जिप्सम। पीओपी पाउडर फॉर्म होता है, जिप्सम हार्ड फॉर्म होता है। जैसे सीमेंट देखा है ना आपने, सीमेंट पाउडर फॉर्म में होता है, उसमें पानी मिलाओगे तो वो हार्ड हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। ऐसी पीओपी पाउडर फॉर्म है, उसे सॉलिड कर दोगे तो जिप्सम। तो हड्डियां वगैरह जब प्लास्टर होता है तो उसके ऊपर पीओपी का लेप लगाया जाता है, ताकि वो सॉलिड हो जाए और हड्डी को एक पोजीशन पे रखे और हड्डी अपने आप जुड़ जाती है। जैसे आपको पता होना चाहिए, चलो ये सब तो पता होगा। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु, ये तो टिपिकल क्वेश्चन आ गया पीआरटी का। पीआरटी में चाहे केवीएस में, पीआरटी में ये टिपिकल क्वेश्चन है जो आपके रिपीट हो सकता है और बहुत गजब का है। कह रहा 2 कार्बन है और उनके बीच में द्विआबंध है। द्विआबंध मतलब डबल बॉन्ड। अब कई बच्चे यही कह रहे हैं कि सर हिंदी में या इंग्लिश में। अच्छा, इतना तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, बाकी नहीं कर सकते तो आपकी मर्जी है, ठीक है। डबल बॉन्ड है। अब 2 कार्बन को कहते थे इथ और डबल बॉन्ड को कहते थे ईन, तो आंसर आ गया इथीन। क्या आंसर आ गया? इथीन। अच्छा, इसने दिया ही नहीं, चलो एल्कीन आंसर है। क्या आ गया? एल्कीन। ये और थोड़ा ऊपर ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन होता है टेट्राफ्लोरोइथीन, CF2 होता है टेफ्लॉन का फॉर्मूला। याद रखना, टेफ्लॉन भी एक पॉलीमर है, इससे ये बनता है, टेट्राफ्लोरोइथीन से मिलके टेफ्लॉन बनता है, ठीक है ना। अगला, अच्छा अब इसके बारे में बता दो। देखो आपको पता है चीनी के नुकसान होता है, और इसीलिए हम क्या हो रहे हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट सुन रहे हैं। तो ये होता है एस्पार्टेम, सैकराइन, सक्रोलोज, एलिटेम। 100, 550, 600, 2000, यह है स्वीटनिंग एफिशिएंसी। ये क्लास 12th एनसीईआरटी में प्रिंटेड है पूरा का पूरा डाटा। अब आप खुद सोचो, क्वेश्चन बनाने वाले कोई भी कोना नहीं छोड़ रहे, लेकिन लिमिट में रह के। उन्होंने एस्पार्टेम का तो फॉर्मूला नहीं पूछा ना, उन्होंने सैकराइन का तो फॉर्मूला नहीं पूछा ना, उन्होंने सक्रोलोज का तो नहीं पूछा ना। फॉर्मूला नहीं पूछेंगे और ना ही ये नंबर पूछेंगे। ये नंबर तो मैंने बता दिया, मैं समझाना चाह रहा हूं, कुछ सुनना। इसका मतलब ये होता है चीनी के 100 दाने और एस्पार्टेम का 1 दाना बराबर मिठास होती है। चीनी का 550 दाने, एस्पार्टेम का 1 दाना बराबर मिठास होती है। सबसे ज्यादा मिठास होती है एलिटेम की। लेकिन इसका ना एक ड्रॉबैक होता है, इसका एक क्या होता है, ड्रॉबैक होता है। क्या ड्रॉबैक होता है कि ये कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। ये कुकिंग टेम्परेचर पे क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। यानी कि
जब खाना बनाते हुए या गर्म तापमान में एलिटेम को डालेंगे तो एलिटेम टूट जाएगा और कुछ और बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है, वो आपके काम का नहीं है। इसीलिए हम सैकराइन या सक्रूलोज में से किसी में सटल हो जाते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? और ये सारे क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। जैसे कि आजकल आपका चल रहा है ना शुगर फ्री वगैरह, तो एस्पार्टेम क्या हो गया? कृत्रिम मधुरक। तो ए का 3 कहां दिख रहा है? इधर और इधर, तो ये दो तो हटाओ पहले। अब बेनाड्रिल को याद रखा करो, ये एंटी हिस्टामिन होती है। बेनाड्रिल तो पीते हैं ना, एंटी हिस्टामिन प्रति हिस्टामिन। तो डी का 2 का है, डी का 2, तो आंसर नंबर क्या आ गया? डी। समझ आया? अच्छा, यहां पे देखो नियोप्रिन भी आ गया। मैं बार बार कह रहा हूं, कंसेप्ट पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा। देखो यहां ऊपर लिखा हुआ है मैंने, देखो कहां गया? देखो ये रहा। नियोप्रिन क्या होता है? सिंथेटिक रबड़ का पॉलीमर होता है, मोनोमर कहते हैं वैसे तो इसे, लेकिन आप इतना ऊपर ऊपर समझ सकते हो, आपके इतना डिटेलिंग जरूरी नहीं है। तो नियोप्रिन क्या हो गया? सिंथेटिक रबड़। तो बस सी का 1 भी इसी में, तो आंसर नंबर डी हो गया। ओके, बेकेलाइट क्या होता है मैं बता देता हूं। आपके पास जितनी बाल्टियां देखते हो घरों में और जितने आप स्विच वगैरह देखते हो, प्लास्टिक, ये एक अलग तरीके का प्लास्टिक होता है। नॉर्मल प्लास्टिक तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि मानो हर चीज की अपनी रिक्वायरमेंट होती है ना। मानो आप ऐसा बाल्टी में ऐसा प्लास्टिक लगा देते हो जो जल्दी पिघल जाता है, और उसमें आप पानी गर्म डालोगे बाल्टी पिघल जाएगी। तो हमें प्रॉपर्टीज के हिसाब से नए नए सिंथेटिक चीजें बनानी पड़ी। तो उनमें से एक है बेकेलाइट। कंघी होते हैं ना, कॉम्ब भी बेकेलाइट का बनता है। तो हमारे केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट होता था, तो हमें क्या मिलता था? एक लिक्विड मिलता था जिसका नाम होता था फिनॉल, एक दानेदार चीजें मिलती थी जिसका नाम होता था फॉर्मेल्डिहाइड। और हम क्या करते थे? दोनों को मिक्स करते थे, हिलाते थे, थोड़ा सा गर्म करते थे, और जब उसे छोड़ते थे तो वो जम जाता था। तो इसके पॉलीमर की, इसके संघनन मतलब होता है मोनोमर मतलब किससे मिलके बना है। तो इसके मोनोमर होते हैं फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। अगर कहीं मार्केट में मिलता है, कंपनी लेती है, लाइसेंस लेना पड़ता है, मिलता है, ठीक है ना। मेरे पापा जिस कंपनी में काम करते हैं, एक्चुअल में वो इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाती है, ऑल ओवर इंडिया वही सप्लाई करती है। तो वहां पे तो बहुत फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड आता है, वो मिक्स करते हैं, उसको एक शेप देते हैं और उसके प्रोडक्ट बनाते हैं, जो भी बनाना है उसे बेचो, ठीक है ना। चलो छोड़ो। और दूसरा तरीका क्या है? आप रिसाइकल करो, जो प्लास्टिक बना हुआ है उसी को पिघला के दोबारा करो, ठीक है ना। ओके, वनस्पति तेल से घी, इसके लिए मैंने आपको बताया था, याद रखो मैंने क्या बताया था, कि एक रिएक्शन होती है, इसका नाम होता है हाइड्रोजिनेशन। और हिंदी में कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। जैसे भी लिखते हैं, हाइड्रोजनीकरण जो भी है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? हम लेते हैं वेजिटेबल ऑयल, उसमें हाइड्रोजन गैस पास करते हैं निकल के सरफेस पे, और वो बन जाता है वेजिटेबल घी। वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन गैस पास करता है और क्या बन जाता है? वेजिटेबल घी। और इस अभिक्रिया को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण, और वैसे नाम होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बस यही आपसे पूछ रहा है। और इसी को एडिशन रिएक्शन भी कहते थे। क्लास 10th में एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इसके एक्सरसाइज के। घरेलू ईंधन के रूप में वैसे तो प्रोपेन ब्यूटेन होता है, लेकिन इसने आंसर मीथेनेट कर रखा है, लेकिन मैं तो ई के साथ जाऊंगा, प्रोपेन और ब्यूटेन। जरूर छोड़ना है, उनमें भी तो गलती हो सकती है। साबुन ग्रीस को हटाते हो सके पाइसीकरण, इंग्लिश में कहते हैं सोपैनिफिकेशन रिएक्शन। सोपैनी पता नहीं क्या होता है, SOPANI, सोपैनिफिकेशन रिएक्शन। अब मैं समझा देता हूं है क्या। अगर आपने समझ लिया तो पाइसीकरण आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है ना। सुनने की कोशिश करना, थोड़ा सा बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। क्या कि चलो देखो, मानो ये गंदगी है, डर्ट वाला पार्ट है, ठीक है ना। ये आपका साबुन या डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये वाला पार्ट होता है टेल, ये वाला पार्ट होता है हेड, शीर्ष और पूंछ। हेड वाला पार्ट जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक मतलब पानी की तरफ भागता है, और टेल वाला पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक। फोबिया वर्ड सुना है ना, बस वो हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक
हाइड्रोफोबिक है। तो जब हम गंदगी में, ग्रीस में, कहीं पे भी साबुन या डिटर्जेंट यूज करते हैं तो जो पानी से दूर जाने वाला हिस्सा है वो इसके अंदर चिपक जाता है। अब जब हम पानी से छालते हैं कपड़े या मुंह धोते हैं, जो भी करते हैं, तो ये हेड वाला पार्ट तो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, और इसका मतलब है वाटर हीटिंग, इसका मतलब है वाटर हीटिंग। तो ये सारे पार्ट वाटर के साथ जाने की कोशिश करेंगे और ये अपने साथ इस साबुन को, इस कीड़े को भी, कीड़े को कह रहा हूं, ग्रीस को ले जाएंगे, और इसे ही कहते हैं सोपैनिफिकेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? सोपैनिफिकेशन रिएक्शन। और इसी, हाँ स्पेलिंग ये है, सोपैनिफिकेशन रिएक्शन। और यही रिएक्शन होती है जो हमारे कपड़ों को साफ करती है, ग्रीस वगैरह को हटाती है। इसी को हिंदी में पाइसीकरण कहते होंगे। सिंपल है। कार्बनिक कह रहा है तो कार्बन होगा आंसर, कार्बनिक कह रहा है तो कार्बन होगा। लाइटर में कौन सी गैस होती है ये पूछ रहा है, लाइटर में कौन सी गैस होती है पूछ रहा है। मैंने भी क्या कहा था, एलपीजी में होती है ब्यूटेन और प्रोपेन, तो लाइटर में भी कौन सी होती है? प्रोपेन ही होती है। कौन सा साबुन? वनस्पति तेल, वनस्पति तेल से साबुन बनता है, ठीक है। केरोसिन तेल से थोड़ा बनेगा, नहा के बदबू आती रहेगी। खाने बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस, अब देखो यहां पे इसने मीथेन लिखा हुआ है, एक्चुअल में देखो, अब आप यहां पे कंफ्यूज मत करना, और मीथेन ही आंसर। वो ये तो नहीं कह रहा ना कि खाना एलपीजी से बनाया जा रहा है, समझे? वो बायोगैस भी तो कह सकता है। आपको पता है बायोगैस के प्लांट में क्या होता है, उसे सड़ाया जाता है और वहां से जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस होती है, और उस गैस को जला के उसमें से खाना वगैरह बना सकते हैं। तो यहां पे आंसर क्या है? मीथेन। निम्नलिखित में से किस तत्व में कार्बन नहीं है? बहुत आसान है, हीरे में तो है, कोयले में है, ग्रेफाइट में है। आंसर आ गया डी, आंसर आ गया डी कि सभी में, इनमें। चलो मैं ये बताने की कोशिश करता हूं जल की कठोरता। देखो, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर इंग्लिश में कहते हैं जल की कठोरता, जल की कठोरता। सुनने की कोशिश करना। पानी के अंदर ना मैग्नीशियम और कैल्शियम हमेशा होते हैं, पानी के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम हमेशा होते हैं। अगर इन मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट जुड़ जाता है, मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट बन सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन सकता है, ओहो, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन सकता है। तो अगर ये सारे मिलते हैं तो पानी जो बनता है वो टेम्पररी हार्ड बनता है। क्या बनता है? टेम्पररी हार्डनेस, हिंदी में कहते होंगे जो थोड़े समय के लिए रहे, अस्थायी कठोरता। वहीं अगर पानी के कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन या सल्फेट जुड़ जाता है, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड बन सकता है और कैल्शियम क्लोराइड बन सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट बन सकता है, कैल्शियम सल्फेट बन सकता है, तब वो बनेगा परमानेंट हार्डनेस। क्या बनेगा? परमानेंट हार्डनेस। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? एक मिनट, तब वो क्या बनेगा? परमानेंट हार्डनेस, ठीक है ना। तो याद रखना। अच्छा, पहले तो मैं बता देता हूं हार्डनेस की जो टाइप है, टेम्पररी परमानेंट होता क्या है। हार्डनेस क्या होता है समझते हैं। पानी जब साबुन के साथ अच्छी तरीके से झाग नहीं देता तो उस पानी को कहते हैं हार्ड वाटर। वो दो तरह का होता है, टेम्पररी परमानेंट। टेम्पररी मतलब अस्थाई, परमानेंट स्थाई। टेम्पररी वो जिसे बॉईल करके रिमूव करा जा सकता है, परमानेंट वो जिसे बॉईल करके रिमूव नहीं करा जा सकता। तो बस आंसर देखो, वो स्थाई पूछ रहा है तो क्लोराइड और सल्फेट होगा, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन हमने कर लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब देखते हैं आप लोगों को कितना पसंद आता है, ठीक है ना। दोस्तों के साथ शेयर करो क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है। थैंक यू।